हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। तो सीएनबीसी आवाज की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है और आज ही हमने सुबह सूत्रों के हवाले से बताया था कि देश के बैंकों ने सोना चांदी का इंपोर्ट करना रोक दिया है, लेकिन अब डीजीएफटी ने बैंकों के लिए सोने चांदी के इंपोर्ट का रास्ता आसान कर दिया है। 31 मार्च 2029 के इंपोर्ट की मंजूरी दे दी है, लेकिन वो क्या कारण है जिसकी वजह से बैंकों ने सोना चांदी इंपोर्ट नहीं कर रहे थे और अब जब मंजूरी मिल गई है तो इसे बाजार कैसे देखते हैं, इसी पर बातचीत करते हैं। कार्तिक बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए chartandtrade.com के फाउंडर विकास वगैरह हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। दीपक जी, सबसे पहले आप पे कमेंट्स देना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को? आप क्या वजह देखते हैं, क्यों इम्पोर्ट पर रोक लगाई गई, कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को आप? मैडम, ये क्लियरली नमस्कार दीपाली जी। देखिए, ये क्लियरली रोक नहीं लगाई गई थी डीजीएफटी की तरफ से। हमें हर साल डीजीएफटी की तरफ से जो नोटिफिकेशंस मिलते हैं वो ऑटो रिन्यू होते थे। लास्ट ईयर डीजीएफटी ने जो है वो डेडलाइन के साथ नोटिफिकेशंस दिए थे और उस नोटिफिकेशन की डेट जो है वो एंड हो गई। उसके बाद रिन्यू नहीं हुई, सिर्फ एक एमएमटीसी पैम्प को ही अलाउड था। अदरवाइज सारे बैंक्स में जो है इंपोर्ट रोक दिया गया था। जो सुबह जो लेटर आया है दीपाली जी, उससे कुछ हद तक राहत जरूर मिली है कि डीजीएफटी ने बैंक्स को अलाउ किया है, बट स्टिल ये मामले में अभी तक प्रोग्रेस पूरी हुई नहीं है। स्टिल कुछ नोटिफिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेंडिंग है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हमेशा क्या होता है कि जब हम इंपोर्ट करते हैं गोल्ड बैंक के थ्रू, प्राइवेट रिफाइनर्स के थ्रू, तो आईजीएसटी का एग्जेम्पशंस हमें मिलता है। बट इस बार आईजीएसटी पेमेंट करके ही इंपोर्ट करने के लिए जो है नोटिफिकेशंस आए थे, जो करंट मार्केट सिनेरियो में या कभी भी जो रेगुलर प्रैक्टिस भी है, इट्स नॉट पॉसिबल। हम जब सेल करेंगे, हम जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को दे देंगे। तो ये नोटिफिकेशंस और आईजीएसटी की तरफ से जब आएंगे, उसके बाद ही प्रॉपर जो है सप्लाई गोल्ड की चालू हो पाएगी। ओके, अच्छा फिर एक चीज़ और बताइए, अगर हम प्रीवियस नंबर्स देखें इंपोर्ट के थ्रू बैंक्स, तो वो कैसे थे? और अब क्योंकि रोक लगी, वापस से रोक कब हटाई गई है, रास्ता आसान क्या है डीजीएफटी द्वारा, तो ओवरऑल ट्रेंड्स कैसे देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि ये तो एक एक पहलू हुआ इंपोर्ट के नंबर्स का, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है वेस्ट एशिया में। जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके की डिमांड है, प्राइसेस जैसे सर्ज हुए, किस तरीके के आंकड़े पहले थे? देखिए, अगर हम ईयरली जाते हैं तो अराउंड 800 टन जो है वो इंपोर्ट हम करते हैं इंडिया में, जिसमें प्राइवेट रिफाइनर्स जो है, बीआईएस अप्रूव्ड रिफाइनरीज है, वो भी इंपोर्ट करती है, बैंक भी इंपोर्ट करती है। और पिछले 2 साल से जो सेपा का गोल्ड आने स्टार्ट हुआ है इंपोर्ट थ्रू गिफ्ट सिटी, वो भी स्टार्ट हुआ है। देखिए, ये जो कंडीशंस अभी आई है, इसके कारण मार्केट में बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं हुई है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि डिमांड्स अपने लो पर है। और अगर हम ये देखते हैं कि बैंक का कितना पोर्शन रहता है, तो दीपाली जी, मोर और लेस 50% के आसपास जो टोटल इंपोर्ट्स है, वो इंपोर्ट्स थ्रू बैंक होते हैं। और अराउंड आप समझ लीजिए 25% जो है वो सिपा में अलाउ किया गया था, 20 to 25%। रेस्ट जो है वो प्राइवेट रिफाइनर्स के थ्रू इंपोर्ट होता है। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हम पिछले साल के इंपोर्ट के आसपास ही खड़े हैं, लेकिन जो ज्वेलरी मार्केट है वो इफेक्टिव हुआ है और इन्वेस्टमेंट्स जो है ईटीएफ के थ्रू वो सब इंक्रीज हुए हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है कि अभी भी अक्षय तृतीया होने के बावजूद डिमांड लो पर है। हमें मेटल की क्राइसिस नहीं महसूस हो रही है। इसका रीजन ये है कि डिमांड नहीं है मार्केट में। अगर अभी ठीक तरीके से मार्केट चलता, प्रॉपर डिमांड रहती, तो निश्चित ही डीजीएफटी ने जो डिले किया है उसका खामियाजा पूरी इंडस्ट्री को भुगतना पड़ता। अच्छा, दो चीजें और दीपक जी। पहले एक बात तो ये कि जो रिपोर्ट्स थे कि कस्टम्स में भी कुछ क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फंसा हुआ है, एक्चुअल में क्या स्थिति है, कितना फंसा हुआ है, कुछ डिटेल्स वहां मिल पाई हैं क्या? और दूसरा बात, जैसे आपने अक्षय तृतीया की बात की, डेफिनेटली जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, अक्षय तृतीया के से ठीक पहले ये डेवलपमेंट होना बहुत ही चिंताजनक है। और आमतौर पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक ऐसा नॉन वेडिंग सीजन होता है जो कि ओवरऑल साल की रिटेल सेल्स में डिसेंट कंट्रीब्यूट करता है, 15-20% तक का भी। सही बात है। देखिए, इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल अगर हम जाते हैं तो धनतेरस और अक्षय तृतीया ही दो ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स हैं
बड़े फेस्टिवल्स हैं, जिसमें एज़ अ ज्वेलर हम अच्छी बिक्री की उम्मीद करते हैं। डीजीएफटी के द्वारा ये लापरवाही बरती गई है कि उन्होंने समय के ऊपर जो है रिन्यू नहीं किए हैं लाइसेंस, और इसका खामियाजा इंडस्ट्री को भुगतना पड़ रहा है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि कस्टम में कितना माल इन्वॉल्व है, रुका हुआ पड़ा है, तो एक डिसेंट क्वांटिटी जो है, आप ये समझ लीजिए, अभी तो जैसे फर्स्ट अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है, तो सेकंड क्वार्टर की स्टार्ट्स पे हम बैठे हैं। अगर हम 800 टन जो इंपोर्ट करते हैं, उसमें बहुत बड़ा मेजर पार्ट अक्षय तृतीया के पहले का होता है। मार्च में हमें हमेशा अच्छे इंपोर्ट्स के फिगर देखने के लिए मिलते हैं। वो पूरी क्वांटिटी इफेक्टेड हुई है ड्यू टू दिस डिले इन डिसीजन बाय डीजीएफटी। चलिए, शुक्रिया दीपक जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए इस खबर पर। थैंक यू सो मच। और स्ट्रैटेजीज पर अब करेंगे फोकस। हमारे साथ chartandtrade.com के फाउंडर विकास वगैरह है। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। जी मैम, पहला ट्रेडिंग कॉल एज यूजुअल कॉपर पे रहेगा। कॉपर का टेक्निकल चार्ट अभी भी अच्छा लग रहा है। 1290 के जोन से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मिला है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे कॉपर को बाई करना चाहिए 1270 से 1265 तक। 1255 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आने वाले दिनों में 1300 एंड 1330 के लेवल्स जो है कॉपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड दूसरा जो मेरा बाइंग स्ट्रेटेजी रहेगा वो मैम सिल्वर पे रहेगा। सिल्वर कहीं ना कहीं लोअर लेवल से सपोर्ट लेके घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो 251 से लेके 250 का जो जोन है वो बाइंग जोन के हिसाब से रहेगा। 245 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हायर एंड पे जो हमारे टारगेट्स होंगे 260 एंड 269 के होंगे। जी मैम। तो चलिए, ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताएगी। अच्छा, बुलियंस पर ओवरऑल क्या व्यू आपका रहेगा यहाँ से विकास, कंसीडरिंग जैसे अभी हम चर्चा कर भी रहे थे, डिमांड तो है नहीं, प्राइसेस रेंज में है, फंडामेंटल्स पर नजरें बनी हुई हैं, एक फंडामेंटल नहीं है जो कि ड्राइव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट तो कम हुआ है ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, बट यहाँ से एक ब्रॉडर व्यू आपका क्या है प्राइसेस को लेकर, सोने चांदी दोनों की? हाँ जी मैम। मैम जैसे सोने का अगर हम लोग देखेंगे तो कॉमिक्स में 4700 से 4850 डॉलर के बीच में घूम रहा है। लोअर लेवल से हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए भी मिला था। तो मेरे को लगता है कि एमसीएक्स गोल्ड में भी अभी थोड़ा दिन जो है कंसोलिडेशन का दौर रहेगा। 1,56,000 से लेके नीचे 1,48,000 का जो जोन है वो बरकरार रहना चाहिए। तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी गोल्ड में भी। अगर कोई लेना चाहता है तो 1,48,000 1,49,000 विल बी वैल्यू बाइंग जोन। 1,45,000 के स्टॉप लॉस पे। एंड ऊपर में वही 154, 155, 156 के जो जोन्स है, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन्स की तरफ से देखने के लिए मिल रहे हैं। मेजर कोई चेंज ऑफ चार्ट जो देखने के लिए मिलेगा 156 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। और सिल्वर की जैसे देख रहा हूँ मैम, सिल्वर स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, बट जो ट्रेंड और स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। एज लॉन्ग एज 2,55,000 2,56,000 का एक रेजिस्टेंस क्लस्टर है, इसके ऊपर निकलेगा तो जैसे ही निकलता है तो सिल्वर में एक अच्छी तेजी देखने के लिए मिलेगी 2,60,000 एंड 2,69,000 तक। जी मैम। ओके, तो चलिए, ये बात हुई सोने चांदी की। और फिलहाल आज के सेशन में अगर हम देखें तो चांदी 1% ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑयल मार्केट पर भी नजर डालेंगे और अग्री बाजार से भी लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। फटाफट से एक छोटे हमारे साथ बने हुए हैं, बात करते हैं कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के। विकास, एनर्जी मार्केट की बात करेंगे। सबसे पहले कच्चे तेल पर आपकी राय लेना चाहेंगे। ऑयल मार्केट अगर देखें तो वापस से नरम हुआ है, और इस टाइम अगर आप मे फ्यूचर्स देखें ऑयल के, ब्रेंट के और साथ ही साथ नाइमैक्स के, तो दोनों में गिरावट देखने को मिल रही है 4% तक के आसपास की। और फिलहाल अब देखना होगा कि ऐसी डेवलपमेंट होती है, बट वॉर कहीं ना कहीं जल्द खत्म हो सकती है, और इजराइल और लेबनान के बीच में जो ट्रूस की होप्स हैं उसके कारण ये हम नरमी देख रहे हैं। अगर इस तरीके की और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स एक्चुअल में टर्न आउट होती है तो कितनी गिरावट आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या व्यू है इन स्तरों से? हाँ जी मैम, अगर इंसेक्स क्रूड की बात करूँ तो डेफिनेटली लास्ट 2 वीक से एक अच्छा खासा गिरावट देखने मिल रहा है। हर पुल बैक में इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है, और मेरे को लगता है कि ये सेलिंग कंटिन्यूड रहना चाहिए। सेल ऑन राइज की रणनीति रहेगी 8,550 8,700 तक का जो जोन है, ये रेजिस्टेंस क्लस्टर है, यहाँ पे बेचना चाहिए। कोई भी बाउंस आता है तो 8,900 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लोअर एंड पे मेरे को लगता है कि 8,000 एंड 7,800 के जो लेवल्स है वो क्रूड ऑयल में देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, तो ये बात हुई कच्चे तेल की। घरेलू बाजार में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। और सिमिलरली नेचुरल गैस पर क्या व्यू रहेगा? हालांकि आपको बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 1% ऊपर ही है, घरेलू बाजार में भी चाल थोड़ी सी बढ़कर ही कारोबार कर रहे हैं, बट ऑलरेडी काफ़ी हल्के हुए हैं प्राइसेस। क्या व्यू इन स्तरों से? हाँ जी मैम, नेचुरल गैस के अगर चार्ट को देखें तो नेचुरल गैस में कहीं पे भी कोई भी मोमेंटम नहीं है। लास्ट अगर तो 2-3 हफ्ते से बात करूँ तो कहीं न कहीं नेचुरल गैस बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को लगता है कि इसमें बेस बहुत जल्दी बनना चाहिए।
वीकली चार्ट में 225 से लेके 230 का जो ज़ोन है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। मेरे को लगता है कि कोई भी डिप अगर आता है 240 से 230 के करीब में तो नेचुरल गैस में एक छोटा-सा बाइंग के अपॉर्चुनिटी को प्ले करना चाहिए। 225 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे को लगता है बाउंस बैक में 270 एंड 284 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, एग्री बाजार की तरफ रुख करेंगे। पहले कॉटन पर एक राय लेते हैं, जहां पर उछाल है आज के सेशन में 4% ऊपर भाव है। क्या व्यू है आपका? हाँ जी मैम। मैम कॉटन के चार्ट को अगर देखें तो डेफिनेटली आज एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम है और मेरे को लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। कॉटन पे यहाँ से जो है बाई की रणनीति रहेगी। करंट प्राइस से 2% तक का एक हो सकता है पुल बैक नीचे आता हुआ नजर आए। बट मेरे को लगता है कि यहाँ से कॉटन जो है कम से कम 2 से 3% की और तेजी दिखा सकता है। जी मैम। ओके, और साथ ही स्पाइसेस के पैक में क्या राय रहेगी? टर्मरिक, कोरिएंडर दोनों मजबूत आज? हाँ मैम, टर्मरिक में ऐसा लगता है कि जो करेक्शन था वो करेक्शन ओवर होता हुआ नजर आ रहा है एंड करंट चार्ट में डेली चार्ट में अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के पास रुक रहा है और आज एक रिवर्सल कैंडल टाइप का देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो करंट प्राइस से 15,800 के करीब में मेरे को लगता है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 16,000 के स्टॉप लॉस लगाइए और टर्मरिक पे बाई करिए। हायर एंड पे 17,700 एंड 18,500 के जो लेवल्स है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ग्वारगम पर क्या राय रहेगी? आज कॉन्ट्रेडिक्ट मूव है, ग्वारगम ग्वार सीट दोनों में, एक नीचे है एक ऊपर। तेजी वाले ग्वारगम पर क्या सलाह आपकी? हाँ जी मैम, ग्वारगम पे 4% तक का तेजी देखने के लिए मिल रहा है। ग्वारगम ने एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बोल सकता हूँ एक छोटा सा पुल बैक के बाद वापस एक ब्रेकआउट दिखाया है। मेरे को लगता है कि तेजी कायम रहना चाहिए। ग्वारगम पे अब जो सपोर्ट होगा 11,000 के नीचे होगा और यहाँ से मेरे को लगता है मूव करते हुए ये 12,000 एंड 12,200 के जो लेवल्स है वहां तक मूव कर सकता है। जी मैम। ओके, तो चलिए, ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। शुक्र विकास आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।